हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेज। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूअसली हम मेडिको नर्सिंग क्लासेज चैनल के ऊपर एक वेल डिज़ाइन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का क्रैश कोर्स रेगुलरली आप लोगों के लिए अपडेट दे रहे हैं। तो उसी क्लास की कड़ी के अंदर, उसी क्रैश कोर्स की कड़ी के अंदर एक और कड़ी जोड़ते हैं और आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या रहेगा, देखिए पहले स्टूडेंट हम थोड़ा सा ब्रीफली लास्ट क्लास के बारे में देख लेते हैं कि लास्ट क्लास के बारे में हमने क्या देखा था। लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की नॉर्मल एनाटॉमी फिजियोलॉजी हमने देख ली थी। ठीक है, ये हो चुका है। लंग्स के वॉल्यूम वाला चैप्टर अपन ने कंप्लीट कर ही लिया है। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी क्लास से रिलेटेड प्लीज़ अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। ठीक है, लंग वाइटल कैपेसिटी वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हमने देखा अक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर, ये टॉपिक हम डेफिनेटली कंप्लीट कर चुके हैं, अच्छे से हमने इसको रिवाइज भी कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, मैनेजमेंट दे के लिया था। आज के क्लास का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स अस्थमा। वी आर टॉकिंग अबाउट अस्थमा। आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे अस्थमा के बारे में। तो अस्थमा क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल कि अस्थमा क्या होता है। अस्थमा क्या होता है, नॉर्मली एक हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, क्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो अगर किसी भी एलर्जन के, किसी भी डस्ट पार्टिकल, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से अगर वो इरिटेट होता है, अगर वो इरिटेट हो रहा है और इरिटेट होकर के वो क्या करता है, हाइपर रेस्पॉन्स करता है। ठीक है, ड्यू टू एनी फैक्टर। अभी हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, उन सारे फैक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे। किसी भी फैक्टर की वजह से अगर वो हाइपर रेस्पॉन्सिव होता है, हाइपर रेस्पॉन्सिव। हाइपर रेस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है, हाइपर रेस्पॉन्सिव का मतलब है वो ज़्यादा रिएक्ट करेगा, जितना उसको नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर करना चाहिए था उससे भी कई ज़्यादा वो क्या करता है, रिएक्ट करता है। और ये रिएक्शन की वजह से वहाँ पर क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या हो जाता है, नैरोइंग ऑफ एयरवे। उसकी वजह से क्या हो जाती है, नैरोइंग ऑफ एयरवे। और एयरवे की नैरोइंग होने की वजह से स्टूडेंट्स क्या होता है, पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी होना शुरू हो जाती है। पेशेंट को क्या हो जाती है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी। पेशेंट को हो जाती है आपकी ब्रीथिंग डिफिकल्टी, और यही कंडीशन क्या कहलाती है, आपकी अस्थमा कहलाती। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि अस्थमा क्या होता है। ये एक नॉर्मल मैंने इंट्रोडक्शन आपको लोगों को बताया है कि अस्थमा किस प्रकार से होते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं डिटेल के साथ, नोट्स वाइज जो हमने बात करनी है वो बात करते हैं कि अस्थमा क्या होता है। अस्थमा क्या है, अस्थमा एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है। क्या है, क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर। क्रोनिक इन्फ्लामेटरी का मतलब है लॉन्ग टर्म इन्फ्लामेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन इन इन्फ्लामेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन का इन्फ्लामेशन है। ठीक है, और ये किसका इन्फ्लामेशन है, एयरवे का, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। इन्फ्लामेशन की वजह से क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। नॉर्मली आप देखोगे इन केस ऑफ नॉर्मल कंडीशन के अंदर अगर हम बात करें तो ये मान लेते हैं हम कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। ठीक है, ज़्यादा कोई बड़ा डायग्राम नहीं बनाएंगे, जस्ट समझने के लिए। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है और इस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर क्या हो गया, अब क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट, क्रोनिक इन्फ्लामेशन। क्रोनिक इन्फ्लामेशन का मतलब है कि इसके अंदर क्या होगी, स्वेलिंग आ गई। स्वेलिंग आई तो ये क्या होगी, एडिमेटस होगी। एडिमेटस होने का मतलब क्या हुआ, एडिमेटस होने का मतलब हुआ कि ये फूल जाती है, स्वेल कर जाती है। ठीक है, और स्वेल होने की वजह से जो नैरोइंग, जो एयरवे है यहाँ पे, जो कि आप देख पा रहे हो, जो एयरवे है, जो ग्रीन कलर का जो एयरवे, उसका जो डायामीटर है वो क्या हो गया स्टूडेंट्स, कम हो गया। जो आप देख पा रहे हो ग्रीन कलर का, उसका डायामीटर क्या हो गया, कम हो गया। एक तो एक ऊपर वाली रेड लाइन थी, एक नीचे वाली, तो स्वेल हो गई, तो दोनों के बीच में क्या हो गई, एडिमा हुआ। एडिमा होने की वजह से एयरवे को क्या हो गया, कंस्ट्रिक्शन हो गया। और कंस्ट्रिक्शन होगा तो ये क्या कोच करेगा, क्रोनिक इन्फ्लामेशन होगा। ठीक है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन। अब क्रोनिक इन्फ्लामेशन है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन की वजह से क्या हो जाएगा, एडिमा। एडिमा हो गया, और एडिमा की वजह से क्या हो जाएगी, स्वेलिंग। क्या आ जाएगी, स्वेलिंग इन इनर लाइनिंग, इनर लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बजाय हम यहाँ पे लिखते हैं एयरवे, इनर लाइनिंग ऑफ एयरवे। एयरवे की इनर लाइनिंग के अंदर क्या आ गई है, स्वेलिंग आ गई। अब इनर लाइनिंग के अंदर अगर स्वेलिंग आ गई
तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, कॉज नैरोइंग ऑफ एयरवे। swelling will cause narrowing of airway। उसकी वजह से क्या हो जाती है, एयरवे की नैरोइंग हो जाती है। और एयरवे नैरो हो गया, इसका मतलब है कि डेफिनेटली अब पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी होनी शुरू हो जाती है। क्या कॉज करती है, कॉज ब्रीथिंग डिफिकल्टी। ठीक है जी, ये है एक अस्थमा का नॉर्मल फिजियोलॉजिकल पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। ठीक है, नॉर्मल पैथोफिजियोलॉजी थी। ठीक है, तो अस्थमा क्या था, अस्थमा एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है, किसका, एयरवे का, जिसकी वजह से क्या होता है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन क्यों होगा, इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो रहा है तो स्वेल करेगी, साथ के साथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन। जो म्यूकस है उसका प्रोडक्शन भी क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि म्यूकस का प्रोडक्शन कहाँ से होता है, गॉबलेट सेल्स पाई जाती हैं, वो क्या करती हैं, म्यूकस का प्रोडक्शन करती हैं। गॉबलेट सेल क्या करती है, म्यूकस का प्रोडक्शन करती है। ठीक है, और दूसरा देखो, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि ये अस्थमा की कंडीशन के अंदर क्या होता है, जो एयरवे वो इन्फ्लाम हो जाता है, साथ के साथ हाइपर रेस्पॉन्सिव। एयरवे इज इन्फ्लाम एंड हाइपर रेस्पॉन्सिव टू एनी स्टिमुलाई। किसी भी स्टिमुलाई को, अस्थमा की कंडीशन के अंदर क्या हुआ, क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर हुआ, जिसकी वजह से एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, और ड्यू टू दिस इन्फ्लेमेशन शुरू हो गया। इन्फ्लेमेशन शुरू होने के बाद क्या हुआ, वो हाइपर रेस्पॉन्सिव हो गया। हाइपर रेस्पॉन्सिव का मतलब है जितना उसको रिएक्ट करना चाहिए था नॉर्मल कंडीशन के अंदर, जब किसी इंडिविजुअल को अस्थमा नहीं होता, उस कंडीशन के अंदर जब रिएक्ट करता है, उससे भी कई ज़्यादा रिएक्ट करता है, उससे भी कई ज़्यादा बढ़ करके वो क्या करता है, एयर में क्या करता है, रिएक्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो अब इसमें देखो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अस्थमा के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जो अस्थमा को एग्रीवेट करते हैं, बढ़ाते हैं अस्थमा की कंडीशन को। तो उस कंडीशन में हम बात करते हैं, उस कंडीशन में अगर हम बात करें तो फर्स्ट वन टॉपिक है हमारा, तो पहला जो बात है वो आती है हमारी एनवायरमेंटल फैक्टर्स की। पहले हम देखेंगे किसके बारे में, एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में देखो डस्ट, कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स आप लोगों ने देखे होंगे जो डस्ट के कांटेक्ट में जाते हैं, उनको स्नीजिंग वगैरह, कपिंग वगैरह शुरू हो जाती है, और उनको सांस लेने में क्या होने लगती है, दिक्कत होने लगती है। तो ये क्या है, डस्ट क्या करेगी, जैसे ही डस्ट है, डस्ट के देखा, डस्ट का बताता हूँ आपको, डस्ट है, इनहेल होगी, जो भी इंडिविजुअल है जिसको अस्थमा, वो क्या करेगा, डस्ट को इनहेल करेगा। डस्ट इनहेल हुई, इनहेल होते ही क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ मास्ट सेल। अगर मास्ट सेल्स क्या हो जाएंगी, एक्टिवेट हो जाएंगी। अगर उस इंडिविजुअल के अंदर उस डस्ट की वजह से अस्थमा है, अस्थमा की कंडीशन है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाती है, जो मास्ट सेल्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगी, और मास्ट सेल्स एक्टिव होने की वजह से वहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन ऑफ हिस्टामिन। क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ हिस्टामिन। वहाँ पे क्या हो जाएगा, हिस्टामिन का प्रोडक्शन हो जाएगा, और हिस्टामिन का प्रोडक्शन हो रहा है तो उस कंडीशन के अंदर जो हिस्टामिन प्रोड्यूस हुआ, हिस्टामिन एक्ट एज ए केमिकल मीडिएटर। ठीक है, हिस्टामिन क्या है, एक केमिकल मीडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेशन। हिस्टामिन क्या है, एक केमिकल मीडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेशन, केमिकल मीडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेशन। वह इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा, और इस इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या हो जाएंगी, इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयरवे। इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन के कारण क्या होगा, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस, म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जितना जितना म्यूकस बढ़ेगा उतना क्या हो जाएगा, एयरवे वो क्या हो जाएगा, नैरो, और म्यूकस की वजह से क्या हो जाएगी, नैरोइंग ऑफ एयरवे। ठीक है, नैरोइंग ऑफ एयरवे हुई, इसके साथ पेशेंट को शुरू हो जाएंगी ब्रीथिंग डिफिकल्टी। क्या शुरू हो जाएगी, ब्रीथिंग डिफिकल्टी। ठीक है, तो ये रहेगी डस्ट के साथ फिजियोलॉजी, मोस्ट कॉमनली यही फिजियोलॉजी रहेगी। अब यहाँ पे आप डस्ट लिख लो, चाहे आप हार्मोनल चेंजेस लिख लो, कुछ भी लिख लो। ठीक है, तो ये उसकी एक पैथोफिजियोलॉजी हो जाएगी कि अस्थमा किस प्रकार से होगा।
ठीक है, नॉर्मल पे तो फिजियोलॉजी हो जाएगी, अस्थमा किस प्रकार से होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं, डस्ट है, परफ्यूम है, कुछ ऐसे लोग हैं जैसे आप मान लीजिए आपको अच्छा लगता है, आपने क्या किया, डिओड्रेंट लगा लिया, परफ्यूम लगा लिया, लेकिन दूसरा लोग जैसे ही आपके कॉन्टैक्ट में आएंगे, जिन लोगों को परफ्यूम की वजह से एलर्जी है, उन लोगों को वो लोग क्या करेंगे, उन लोगों को तुरंत स्नीजिंग वगैरह शुरू हो जाएगी, ब्रीथिंग डिफिकल्टी शुरू हो जाती है। स्मोक है, धुएं के साथ हो सकता है किसी को भी। सडन वेदर चेंज एंड पोलन, पोलन मतलब परागकण, जो परागकण होते हैं पुष्पों के ऊपर, फूलों के ऊपर, उनकी वजह से भी किसी किसी को क्या होती है, एलर्जी होती है। तो ये हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो कि अस्थमा होने के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को इन फैक्टर्स में से किसी भी फैक्टर में कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल फैक्टर कि जो डायरेक्टली ये थे, ये वाले फैक्टर्स किससे जुड़े हुए थे, एनवायरमेंट से, एनवायरमेंटल फैक्टर्स थे, इनको आप भी कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन जो फिजियोलॉजिकल है उनके ऊपर हमारा कंट्रोल थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है। तो देखिए कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन आता है हार्मोनल चेंजेस। अगर मान लीजिए किसी इंडिविजुअल के अंदर कोई भी हार्मोन चेंजेस होते हैं तो उस वजह से भी होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट वन है स्ट्रेस। स्ट्रेस तो सबको आज की ज़िंदगी के अंदर, ठीक है, तो स्ट्रेस भी अस्थमा के लिए कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि इसकी वजह से स्ट्रेस से एंजाइटी होती है और एंजाइटी की वजह से हाइपर वेंटिलेशन होना शुरू हो जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक का बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है। नेक्स्ट वन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मान लीजिए अगर आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर कोई इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन के अंदर भी क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, उस कंडीशन के अंदर भी अस्थमा की कंडीशन हो सकती है, जैसे इन्फ्लुएंजा वगैरह है वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस का मतलब, साइनोसाइटिस का मतलब है जो हमारी नेजल बोन है उसके लेटरल दोनों तरफ लेटरली क्या होते हैं, छोटे छोटे साइनस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, नेजल बोन के साइड के अंदर, दोनों लेटरल साइड के अंदर, ठीक है। और उन साइनसेस के अंदर जो एपिथेलियल टिश्यू की लाइनिंग पाई जाती है, उस साइनस के अंदर एपिथेलियल टिश्यू की जो लाइनिंग पाई जाती है, अगर उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, साइनोसाइटिस। और साइनोसाइटिस के अंदर पेशेंट को इस एरिया के अंदर, आप इमेज देख लेना जो मैं जो बता रहा हूँ, इस एरिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा पेशेंट को पेन रहता है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है। ये एक सारी कंडीशन है, आप बता दिए मैंने आप लोगों को। अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता। नेक्स्ट में GERD। GERD का मतलब गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। इस डिजीज कंडीशन की वजह से भी इंडिविजुअल को अस्थमा हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट। GERD के अंदर होता क्या है, मोस्ट कॉमनली अगर हम देखेंगे GERD के अंदर होता क्या है, तो GERD में क्या होता है, बैकफ्लो ऑफ स्टमक कंटेंट, बैकफ्लो ऑफ स्टमक कंटेंट, स्टमक कंटेंट, स्टमक कंटेंट का क्या हो जाता है, बैकफ्लो हो जाता है। स्टमक कंटेंट का बैकफ्लो होने की वजह से बार बार बैकफ्लो होगा, बार बार बैकफ्लो अगर कंटेंट होगा तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है, इसोफेजियल अल्सर भी हो सकते हैं, ठीक है, इसोफेजियल वेरिएंस भी हो सकता है। ये सारी कंडीशंस आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है अभी तक की क्लास में तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट फैक्टर्स की। नेक्स्ट फैक्टर्स की बात करें तो नेक्स्ट फैक्टर अपना जो कि अस्थमा होने के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं, जो कि अस्थमा होने के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं, उनमें कौन सा फैक्टर है, नेक्स्ट हमारा फैक्टर है मेडिकेशन। तो कुछ ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जो क्या कर सकती हैं, आपको अस्थमा कोज करवा सकती हैं। क्या कोज करवा सकती है, अस्थमा कोज करवा सकती हैं, ठीक है, जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स क्या करती हैं नॉर्मली, ये क्या करती हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। ये क्या है, कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। ये एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए किसी भी इंडिविजुअल को दी जाती है। तो अब इसमें क्या होगा, मान लीजिए अगर किसी इंडिविजुअल को ये एलर्जी करती है कि किसी को अच्छे से सेट नहीं हो रही है, किसी को ये अगर अस्थमा हो रहा है, तो ये बीटा ब्लॉकर का क्या होगा स्टूडेंट्स, साइड इफेक्ट होगा।
बीटा ब्लॉकर्स का साइड इफेक्ट हो सकता है। तो जब भी आप किसी भी अस्थमा वाले पेशेंट को बीटा ब्लॉकर्स प्रेस्क्राइब कर रहे हैं तो उस समय एडमिनिस्टर करने से पहले हमें देखना है कि पेशेंट को अस्थमा तो नहीं। नेक्स्ट वन है NSAID। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती हैं। इन ड्रग्स के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, ये होती हैं जो बिना स्टेरॉयड की मेडिकेशन है, ये स्टेरॉयड नहीं होती हैं और ये क्या करती है, इन्फ्लामेशन को कम करने का काम करती है। नेक्स्ट है एस्पिरिन, ये भी है, हो सकता है कंट्रीब्यूट करे अस्थमा होने के लिए, ठीक है। एज ए रिस्क फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स हैं, ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से होता ही है, ऐसा कभी नहीं है, ठीक है, हो सकता है, एज ए रिस्क फैक्टर ये यहाँ पे वर्क करते हैं। नेक्स्ट वन है ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए कोई इंडिविजुअल है जिसको कॉटन फाइबर से एलर्जी है, किससे एलर्जी है, कॉटन फाइबर से, कॉटन फाइबर से एलर्जी है और वो कॉटन की फैक्ट्री के अंदर काम करता है, तो उसका वो क्या हो गया, एक ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर हो गया। जैसे कि मेटल है, साल्ट है, वेजिटेबल्स है, डस्ट है, इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं एंड प्लास्टिक, ये सारे वो ऑक्यूपेशनल फैक्टर्स है जो कि अस्थमा के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। हो सकता है कि इनकी वजह से इंडिविजुअल के अंदर क्या हो, अस्थमा हो जाए, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। अस्थमा बहुत ही कॉमनली आजकल के लोगों के अंदर देखा जा चुका है, क्योंकि इम्यून सिस्टम वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर अस्थमा है वो भी एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन बनता जा रहा है, ठीक है। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो फैक्टर्स अस्थमा को कंट्रीब्यूट करते हैं, अस्थमा हो सकता है इनकी वजह से। अस्थमा में क्या था, हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस, हमारा जो रेस्पिरेटरी एयरवे है वो क्या हो जाता है, हाइपर रेस्पॉन्सिव। नेक्स्ट वन है फूड एडिटिव। फूड एडिटिव्स का मतलब क्या होता है, फूड एडिटिव्स का मतलब है जो टेस्ट को बढ़ाने के लिए, उसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, उसको प्रिजर्व रखने के लिए, फूड को प्रिजर्व रखने के लिए, फूड के टेस्ट को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे केमिकल्स यूज किए जाते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे केमिकल्स यूज किए जाते हैं, कुछ ऐसे फूड एडिटिव चीज़ें होती हैं जिनका यूज किया जाता है और उनकी वजह से उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। ज़्यादा लंबे समय तक प्रिजर्व रखने के लिए भी ये सारे फूड एडिटिव्स अब यूज किए जाते हैं। फूड एडिटिव मतलब मिलावट हो चुकी है, ठीक है। देखिए बियर है, वाइन है, ड्राई फ्रूट्स है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ये सारे फूड एडिटिव्स हैं जो कि मोस्ट कॉमनली डाइटरी सोर्सेज के अंदर आपको मिलते हैं। जो भी हम बाहर से खाना खाते हैं उनके अंदर सब में ये मिलने के पूरे चांसेस होते हैं, ठीक है। अब बियर है, उसके अंदर भी है कि वो भी ये क्या है, फूड एडिटिव्स का काम करती है, उसके अंदर भी काफ़ी फूड एडिटिव्स आपने देखा होगा, 12th क्लास के अंदर आपने पढ़ा होगा कि किस प्रकार से अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं फूड एडिटिव। नेक्स्ट एक टर्मिनोलॉजी आई है स्टूडेंट, अटोफी। एक टर्मिनोलॉजी आई है हमारे सामने, वो क्या है, ये अटोफी। अटोफी का मतलब क्या होता है, इनहेरिटेंट टेंडेंसी। इनहेरिटेंट मतलब कि ये जेनेटिक, जन्मजात चलेगा, ये इनहेरिटेंस है, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी से तीसरे, तीसरे से चौथी पीढ़ी के अंदर ये जाएगा। इट्स एन इनहेरिटेंट टेंडेंसी टू डेवलप द एलर्जी, ठीक है। ये एक इनहेरिटेंट टेंडेंसी है कि अगर किसी इंडिविजुअल के पीढ़ी दर पीढ़ी, अगर किसी इंडिविजुअल की फैमिली के अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी एक पर्टिकुलर एलर्जी है वो अगर ट्रांसफर हो रही है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, उसके लिए एक वर्ड, एक टर्मिनोलॉजी काम में ली जाती है, वो क्या कहलाती है, अटोफी कहलाती है। वो क्या कहलाती है, अटोफी कहलाती है। ये एक इनहेरिटेंट टेंडेंसी है, याद रखना, यहाँ से आप लोगों के लिए एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। बाकी जो भी फैक्टर्स हैं वो सारे एमसीक्यू के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। बाकी जो भी जितने भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स हमने देखे, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स देखें, वो सारे के सारे फैक्टर्स आप लोगों के लिए जो एमसीक्यू के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है कि अस्थमा है, उसके जो रिकरेंट एपिसोड है, अस्थमा का जब रिकरेंट एपिसोड आता है तो उसके अंदर नॉर्मली क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं इंडिविजुअल को, विजिंग आती है, ब्रिथलेसनेस हो जाता है, विजिंग मतलब ऑब्स्ट्रक्टेड, ऑब्स्ट्रक्शन इन एयरवे, ठीक है। लंग साउंड है, विजिंग क्या है, एक लंग साउंड है, लंग साउंड। नॉर्मल लंग साउंड क्या होता है, नॉर्मल
लंग्स साउंड। तो नॉर्मल लंग्स का जो साउंड होता है उसे बोलते हैं रिजोनेंस। उसे क्या बोलते हैं? रिजोनेंस। ठीक है। और अब बाकी जो भी आएंगे, क्रैकल्स है, विजिंग है, वो सारे के सारे क्या होंगे? वो सारे अबनॉर्मल लंग्स साउंड होते हैं। ठीक है। तो अस्थमा है, अक्यूट एपिसोड ऑफ अस्थमा क्या कॉज करता है? विजिंग कॉज करता है, ब्रिथलेसनेस, सांस लेने में दिक्कत, नहीं, सांस ले ही नहीं पाता पेशेंट, चेस्ट टाइटनेस, इंडिविजुअल को ऐसा लगता है कि छाती में बहुत ज़्यादा जकड़न हो चुकी है। नेक्स्ट वन है, यहाँ पे ये स्पेलिंग मिस्टेक अपना, ठीक है, सीवियर कफिंग, सीवियर कफिंग, COUGH, सीवियर कपिंग होती है अस्थमा के अंदर, इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा खांसने लग जाता है। ठीक है, सीवियर कपिंग होती है एसोसिएटेड विद द ऑब्स्ट्रक्शन इन द एयर फ्लो इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब वो जो खांसी है वो क्यों हुई है? वो इसलिए हुई है क्योंकि उस वजह से एयरवे के अंदर अस्थमा में क्या हुआ? एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, चाहे वो म्यूकस के थ्रू, चाहे वो इन्फ्लेमेशन के थ्रू हुआ है। उस वजह से वहाँ पर क्या हो रहा है? एयर फ्लो है वो प्रॉपर मेंटेन नहीं हो पा रहा, और एयर फ्लो मेंटेन नहीं हो पाने की वजह से वहाँ पर क्या हो जाता है? ऑब्स्ट्रक्शन होता है, और ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से इंडिविजुअल को क्या होता है? सीवियर कफिंग होना शुरू हो जाती है, सीवियर कफिंग, सीवियर कपिंग हो जाती है इंडिविजुअल। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को ये क्लासेस समझ में आ रही होगी। आज की क्लास से कोई टॉपिक अगर आपको वो समझ में नहीं आया, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, डेफिनेटली उसका आंसर किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि तो अस्थमा है, अस्थमा की जो प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाती है। वो क्या हो जाती है? ऑटोमेटिकली रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली, और सम टाइम इट रिक्वायर ट्रीटमेंट। मतलब कि ये ऑटोमेटिक भी रिजॉल्व हो सकती है, मैं रिलीव ऑटोमेटिकली, मैं रिलीव ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली भी ये क्या हो जाती है? रिलीव हो जाती है, मैं रिलीव ऑटोमेटिकली, ये ऑटोमेटिकली भी रिलीव हो जाती है उस कंडीशन के अंदर। कुछ कंडीशन के अंदर ऑटोमेटिक रिलीव हो जाती है, बट अगर ऑटोमेटिक रिलीव नहीं हो रही है तो ये रिक्वायर्ड होता है, इनके लिए रिक्वायर्ड होगा फिर ट्रीटमेंट। ठीक है, फिर इनके लिए क्या रिक्वायर्ड होगा स्टूडेंट्स? ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी कि उनको क्या करवाना पड़े? ट्रीटमेंट करवाना पड़े। फिर क्या ज़रूरत पड़ सकती है? ट्रीटमेंट की ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो ये है अस्थमा के बारे में। अगर अब तक की क्लास में किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, डेफिनेटली उसका आंसर किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अस्थमा की फिजियोलॉजी के बारे में। इसके बारे में, अस्थमा की फिजियोलॉजी के बारे में। अस्थमा की फिजियोलॉजी के बारे में बात करूँ स्टूडेंट्स, तो देखो मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। अस्थमा की फिजियोलॉजी की बात करें, अस्थमा की फिजियोलॉजी में सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिगर। कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको ट्रिगर कर करके, या जो सारे ऐसे फैक्टर जो क्या करते हैं अस्थमा को ट्रिगर। ट्रिगर का यहाँ पे जो भी अभी हमने फैक्टर्स पढ़े ना, यहाँ पर जो भी फैक्टर्स पढ़े हमने, उन सारे फैक्टर्स को आप यहाँ पे क्या कंसिडर कर सकते हो? ट्रिगर, जो अस्थमा को ट्रिगर करते हैं। कौन कौन से? जैसे कोई एलर्जन हो सकता है, ठीक है, कोई एलर्जन हो सकता है, एलर्जन हो सकता है, एलर्जन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, इरिटेंट हो सकता है। जो भी फैक्टर्स थे वो सारे इस तरीके से काम करेंगे। एक्सरसाइज है उसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है, अब ये सब हुआ, ये ट्रिगर मिले। मान लीजिए ऊपर जो अभी फैक्टर पड़ गए हैं, उन सारे फैक्टर्स में से कोई सा भी एक फैक्टर आया, उसने क्या किया? मास्ट सेल मीडिएटेड रेस्पॉन्स आएगा, वो आया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर रेस्पॉन्स हुआ। अब वहाँ पर क्या होगा? जैसे ही वो फैक्टर पकड़ा जाएगा मास्ट सेल्स के द्वारा, WBC के द्वारा, तो वहाँ पर होगी IgE। यहाँ पर आप लोगों के लिए एक MCQ आ रहा है कि एलर्जी के लिए विच इम्यूनोग्लोबुलिन इज रेस्पॉन्सिबल, विच इम्यूनोग्लोबुलिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जी। यहाँ पर आप लोगों के लिए ये एक MCQ का काम करेगा, ध्यान रखना। यहाँ से आप लोगों के लिए एक MCQ बन रहा है, MCQ, ये MCQ बन रहा है। ठीक है, इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्स, इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्स इन एलर्जी, इन एलर्जी कंडीशन। एलर्जी कंडीशन के अंदर इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्स कौन देगा? IgE, इम्यूनोग्लोबुलिन E, जो कि कहाँ से मीडिएट होगा, कहाँ से रिलीज होगा? मास्ट सेल से। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन E मास्ट सेल्स को मीडिएट करेगा और रेस्पॉन्स होगा। रेस्पॉन्स में क्या होगा? रिलीज ऑफ मीडिएटर्स
फ्रॉम मास्ट सेल्स। अब मास्ट सेल्स क्या करेंगी, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स को रिलीव करेंगी। मास्ट सेल्स क्या करेंगी, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स को रिलीव करेंगी, जैसे कि रिलीज करेंगी, जैसे कि इयोसिनोफिल्स है, मैक्रोफाज है, लिम्फोसाइट्स है, मास्ट सेल्स है। ये जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स आएंगे वो क्या कर देंगे, इन सारी सेल्स को क्या कर देंगे, एक्टिवेट कर लेंगे। एक्टिवेट करने पे अब दो कंडीशन आएंगे। पहली कंडीशन आएंगी अर्ली फेज। अर्ली फेज के अंदर क्या होगा, 30 से 60 मिनट की फेज होगी। इस फेज में क्या होगा, ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स वो क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स वो क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। और ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से क्या होगा, ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई, लेकिन इसका मतलब होगा पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी शुरू हो जाएगी। म्यूकोजल एडिमा, जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हुआ उसकी वजह से कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, उसके ऊपर क्या शुरू हो जाता है, इन्फ्लामेशन शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है म्यूकस सिक्रेशन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स के थ्रू म्यूकस का जो सिक्रेशन है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट वन है वेस्कुलर लीकेज। वेस्कुलर लीकेज का मतलब है सेल्स का माइग्रेशन वहाँ पे ज़्यादा शुरू हो जाता है, ठीक है, इस कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट है, अब करना क्या, अब इसमें क्या होगा, एयर ट्रैप। इस इन सारे रेस्पॉन्स की वजह से ये सारे कंस्ट्रक्शन हुआ, एडिमा हो गया, म्यूकोजल एडिमा हो गया, ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स का कंस्ट्रक्शन हो गया, म्यूकस का सिक्रेशन बढ़ गया, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, एयर की ट्रैपिंग हो जाती है। ट्रैपिंग का मतलब एयर ना तो लंग्स के अंदर जा रही है ना लंग्स के बाहर आ रही है, जो अंदर है वो अंदर है और जो बाहर है वो बाहर है, ठीक है, उसे बोलते हैं एयर का ट्रैपिंग। नेक्स्ट वन है हाइपोक्सीमिया। ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। मियाँ आ रहा है ना, इसलिए ब्लड है, ठीक है। ब्लड के अंदर क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो ब्लड के अंदर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और ऑब्स्ट्रक्शन कोज हो जाएगा आपके स्मॉल और लार्ज एयरवेज के अंदर। ऑब्स्ट्रक्शन कोज हो जाएगा आपके स्मॉल और लार्ज एयरवे के अंदर। और ये सारी कंडीशन मिलकर के कहाँ चली जाएगी, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के पास। ये सारी कंडीशन मिलकर चली जाएगी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के पास में चली जाती है। नेक्स्ट इसी प्रकार से यहाँ देखो, लेट फेज रिस्पॉन्स है, ये 5 से 6 घंटे में। अर्ली फेज के अंदर तो क्या होगा, नॉर्मली जो एपिसोड आए उस समय क्या क्या हो रहा है उसके बारे में बताएं। नेक्स्ट है कि लास्ट के अंदर क्या होगा, लेट फेज के अंदर क्या होगा, लेट फेज के अंदर तो ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी होगी। ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी का मतलब है कि जो ब्रोंकियल ट्री है वो पूरी तरीके से हाइपर एक्टिवेट होगा, म्यूकस का सिक्रेशन कर देगा, एडिमा कर देगा, स्वेलिंग कर लेके ले आएगा, ठीक है। उसकी वजह से इन्फिल्ट्रेशन विद इयोसिनोफिल और न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स और इयोसिनोफिल्स का वहाँ पे क्या हो जाता है, इन्फिल्ट्रेशन, मतलब ज़्यादा अमाउंट में एक्यूमुलेट हो जाती है और वो क्या कॉज कर देती है, इन्फ्लेमेशन कॉज कर देती है। इन्फ्लेमेशन के 1 से 2 दिन बाद क्या होता है, वहाँ पे क्या हो जाता है, इन्फिल्ट्रेशन विथ मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। अब यहाँ पे मोनोसाइट और लिम्फोसाइट सेल्स है वो चली गई, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट सेल्स चली गई तो सेम वही कंडीशन आ गई, एयर की ट्रैपिंग हो जाती है धीरे धीरे, हाइपोक्सीमिया की कंडीशन आ जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है एयरवे के अंदर और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाता है। इट रिजल्ट इन अस्थमा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये है अस्थमा की पैथोफिजियोलॉजी। आई होप आप लोगों को ये समझ में आई होगी। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है इस पैथोफिजियोलॉजी से रिलेटेड तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट की क्लास से आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रही होंगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।